तो आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण का ये 5वां क्लास करेंगे। ये पार्ट 5 है। इसके पिछले क्लास में हम लोग अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, अम्ल किस तरीके से धातु से, हाँ ये ना, अलग अलग चीजों से अभिक्रिया करता है, क्षारक किस प्रकार से अलग अलग चीजों से अभिक्रिया करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, पीएच क्या है, लिटमस पेपर क्या होता है, सूचक क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जाने थे। और उदासीनीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है उसके बारे में भी हम लोग देखे थे। और लास्ट में अम्ल क्षारक के बीच में अंतर को देखे थे, जो कि बहुत जरूरी था। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लवण की तरफ। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लवण। ठीक है, अम्ल हम लोग पढ़ लिए, क्षारक हम लोग पढ़ लिए। तो आज का क्लास किससे स्टार्ट होगा? लवण से। लवण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं, हाँ ये ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, लवण कहते हैं किसको हैं? आप ये चीज देखे थे उदासीनीकरण अभिक्रिया में, जब हम अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करवा रहे थे, तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर किसका निर्माण कर रहा था? लवण का। किसका? लवण का। और उसी लवण के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए लवण के बारे में क्या लिखा हुआ है। लवण अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया से जो उत्पाद यानी कि उत्पाद पदार्थ बनता है, उसे लवण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त मिलता होता है, हाँ ये ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। तो आप लोग ये पढ़े थे अम्ल प्लस क्षार या क्षारक, ठीक है? तो क्या बनता था? लवण। और क्या बनता था? जल। तो इस लवण के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। और आपको ये चीज रटना नहीं है, ये जो समीकरण है इसी समीकरण से आपको ये लिखना है कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करती है तो उसके परिणाम स्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, हाँ ये ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए HCl एसिड, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये मेरा एसिड है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा बेस है, क्षारक है। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण। तो आपको हम बताए थे ना, ये OH को जहां भी H मिल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं भी OH है, अगर आप उसको H दे दीजिएगा तो ये बना लेता है H2O। क्या बना लेता है? H2O बना लेता है, हाँ ये ना, जल बना लेता है। तो उसी तरीके से इस OH को ये H मिल गया तो ये बना दिया क्या? H2O, जल बना दिया। तो यहां से सोडियम और यहां से क्लोरीन अकेला हो गया ना, तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिलके बना दिया NaCl, जिसको हम लवण बोले। क्या बोले? लवण बोले। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां भी देख रहे हैं अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर लवण बना रहा है। उसी तरीके से देखिए ये जिंक धातु है। जिंक क्या है? धातु। आयरन हो गया, क्लोरीन के सॉरी आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, सोना चांदी, ये सब क्या है? धातु है। तो ये मेरा धातु है। और ये मेरा क्या है बाबू? H2SO4, ये मेरा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको हम लोग बोलते हैं, ये अम्ल है। और ये मेरा धातु है। तो जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये सब समीकरण हम पहले ही बता चुके हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यह है धातु, यह है अम्ल। जब ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। तो यहां पर भी देखिए लवण बन रहा है। क्या बन रहा है? लवण बन रहा है। उसी तरीके से ये देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड है, क्योंकि Cu का मतलब होता है कॉपर, ये धातु है। और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया किया, इससे अभिक्रिया किया अम्ल से, और ये धातु ऑक्साइड हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। धातु ऑक्साइड का प्रवृत्ति कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। धातु ऑक्साइड का प्रवृत्ति कैसा होता है? क्षारीय। और अधातु ऑक्साइड का प्रवृत्ति कैसा होता है? अम्लीय। ये याद रखिएगा, धातु ऑक्साइड का प्रकृति जो होता है वो अम्लीय होता है, और अधातु ऑक्साइड का प्रवृत्ति सॉरी धातु ऑक्साइड का प्रकृति क्षारीय होता है, और अधातु ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय होता है। तो देखिए ये ओवरऑल इसका प्रकृति क्षारीय है, नेचर क्षारीय है। तो क्षारीय जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? वही लवण और जल। इसीलिए यहाँ भी क्या बना? लवण और जल बन गया। बात समझ में आ गया क्या? तो आप देख रहे हैं ना, ये सब अभिक्रिया से क्या प्राप्त हो रहा है? लवण प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? लवण प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम, कि नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो पहले समझिएगा, Na को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरीन। जब ये दोनों, क्लोराइड नहीं बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं, ये दोनों जब मिलेगा तब ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण नमक। यही मेरा है नमक, खाने वाला जो नमक होता है वो यही है, हाँ ये ना।
जो कि एक प्रकार का लवण है। क्या है? लवण। ये लवण का एग्जांपल बस दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट सब है। तो ये सोडियम क्लोराइड, इसको पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। NaCl लिखिएगा, पढ़ना सोडियम क्लोराइड है। हाँ ये ना। H2SO4 लिखना है, पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड है। HCl लिखना है, पढ़ना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब चीज आप लोग के अंदर होना चाहिए। देखिए ये है मेरा पोटासियम, के को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटासियम बोलते हैं। और SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? और ये दोनों मिला तो क्या बन गया? पोटासियम सल्फेट। क्या बन गया? पोटासियम सल्फेट। उसी तरीके से SO4 को हम लोग तो बोलेंगे सल्फेट, और Ca को बोलते हैं कैल्शियम। तो दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। उसी तरीके से Mg, ये मैग्नीशियम, ये धातु है, और SO4 क्या है? ये सल्फेट है। तो ये बनेगा तो क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या कहेगा? कहलाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। उसी तरीके से SO4 क्या है? सल्फेट, और कॉपर से मिल गया तो क्या कहलाएगा? कॉपर सल्फेट। सोडियम है, और NO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो ये बनाएगा क्या? सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्रेट। CO3 को हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो जब ये सोडियम से मिलेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और यही जब कार्बोनेट कैल्शियम से मिलेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? और यही सूत्र किसका है? संगमरमर का। किसका? संगमरमर का। हाँ ये ना, बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? संगमरमर, साथ में मरना है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वही लिखा होगा संगमरमर। NH4Cl, इसको NH4 का नाम होता है अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम। और Cl को बोलते हैं क्लोरीन, लेकिन जब मिलेगा तो क्लोराइड होगा, तो इसको कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। क्या कहलाएगा? अमोनियम क्लोराइड। जैसे यहाँ सोडियम के साथ मिला क्लोरीन तो सोडियम क्लोराइड, उसी तरीके से अमोनिया के साथ मिल गया तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। बात समझ में आया क्या? तो ये नाम है, कुछ कुछ आप लोग को याद रखना है। जैसे अभी SO4 को तो समझ गए, सल्फेट कहते हैं। तो अगर हम आयरन के साथ मिला देंगे, ये आयरन है, इसको SO4 हम मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा? आयरन सल्फेट। क्या कहलाएगा? आयरन सल्फेट। अच्छा, एल्युमिनियम के साथ अगर हम मिला दिए तो ये क्या कहलाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर इसी को हम जिंक के साथ मिला दिए तो क्या कहलाएगा? जिंक सल्फेट। हाँ ये ना। जैसे CO3 को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कार्बोनेट। इसी को हम सोडियम के साथ मिला दिया तो सोडियम कार्बोनेट, और इसी को अगर हम मैग्नीशियम के साथ मिला देंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है ना? नाम रखना कितना आसान है कि नहीं है? कैल्शियम के साथ है तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक के साथ है तो जिंक कार्बोनेट, एल्युमिनियम के साथ है तो एल्युमिनियम कार्बोनेट। जितना भी धातु है उसके साथ कार्बोनेट लगा देंगे तो धातु कार्बोनेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? धातु कार्बोनेट। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। यहां से हम क्या सीखे? अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। हाँ ये ना। जब धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करता है? अम्ल से, तो भी लवण और जल प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, धातु ऑक्साइड का प्रवृत्ति कैसा होता है? क्षारीय। और अधातु ऑक्साइड का अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो ये लवण के बारे में आप मोटा मोटी बात समझ में आ गया। लवण प्राप्त कैसे होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, अर्थात जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है, और जल का निर्माण होता है। क्योंकि मेरे लिए अभी लवण हमसे पूछा जा रहा है तो लवण पे हम फोकस करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि लवण का पीएच वैल्यू, लवण का पीएच वैल्यू ये बहुत जरूरी है। आपको मालूम है ये पीएच क्या होता है? पीएच जो है ये बताता है कि कोई भी चीज क्या अम्लीय है, कितना अम्लीय है, या कितना क्षारीय है, या फिर उदासीन है। क्या है? ये कौन बताता है? पीएच। पीएच ये भी बताता है अम्लीय है तो क्या ढेर अम्ल है कि कम अम्ल है। तो ये प्रबलता को भी बताता है कि अम्ल है तो कितना अम्लीय है, क्षारीय है तो कितना क्षारीय है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी बताता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे जो लवण है, वो लवण जो है उसका पीएच क्या होता है। तो समझिए, अब आप दिमाग लगाइएगा। लवण तो अम्ल और क्षार से मिलकर बना है। अम्ल और क्षार जब मिलता है तो लवण बनाता है। तो क्या करता है? अम्ल जो है वो क्षारक के गुण को समाप्त कर देता है, और क्षारक जो है वो लवण के गुण को समाप्त करता है। क्षारक जो है वो अम्ल के गुण को समाप्त कर देता है। यानी जब एक दूसरे के गुण को समाप्त कर दिया तो जो लवण बनेगा उस लवण में ना तो अम्ल का गुण होना चाहिए ना क्षार का गुण होना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? हाँ ये ना। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? हम लोग के हिसाब से अम्ल क्या कहते हैं, लवण जो है उदासीन होना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कई बार नहीं भी होता है। तो आप समझिए उसके बारे में क्या कह रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बने लवण को उदासीन होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि होता है,
होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक जो लग रहा है कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर लवण बना रहा है, तो अम्ल क्षारक के गुण को और क्षारक अम्ल के गुण को समाप्त कर देता है, यानी खत्म कर देता है। हाँ ये ना, तो इस कंडीशन ये उदासीन होना चाहिए। लेकिन सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं, सभी जो लवण है वो उदासीन नहीं होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा लवण उदासीन होता है, कौन कौन सा लवण उदासीन नहीं होता है। अगर उदासीन होगा तो उसका पीएच मान 7 होगा, अगर उदासीन नहीं होगा तो पीएच मान या तो 7 से कम होगा या तो 7 से ज्यादा होगा, यही कंडीशन है। अगर मान लेते हैं वो अम्लीय है तो 7 से कम होगा, और क्षारीय है तो 7 से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? पीएच का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक रहता है, 0 से लेकर के 14 तक है। 7 से जितना दूर जाएंगे उतना क्षारीय मिलेगा, और 7 से जितना कम होगा उतना अम्लीय मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब समझिएगा, अगर हम क्या करें, एगो प्रबल अम्ल ले ले। प्रबल का मतलब क्या होता है? खतरनाक अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड। हाँ ये ना, गाढ़ा अम्ल ले लेते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब होता है गाढ़ा अम्ल, खतरनाक अम्ल। हाँ ये ना, तो एक प्रबल अम्ल ले लेते हैं और दूसरा प्रबल क्षार ले लेते हैं। एक ताकतवर इंसान को हराने के लिए दूसरा ताकतवर इंसान ही ना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक हर शेर को हराने के लिए एक सावा शेर चाहिए होता है। हाँ ये ना, लोहा ही लोहे को काटता है। ये सब सुने कि नहीं सुने हैं? बात समझ में आया क्या? धूर्त को मारने के लिए महाधूर्त आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? चोर को चोरे हरा सकता है। तो ये सब कहने का मतलब सब जो चलता है एकदम सही बात है। कैसे समझिएगा, अगर प्रबल अम्ल है, ताकतवर अम्ल है, अगर इसके अम्लता को खत्म करना है, हटाना है, तो हमको प्रबल क्षार देना पड़ेगा। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया कराएगा तो जो लवण बनेगा, तो ये जो लवण होगा इसमें ना तो अम्ल का गुण होगा ना क्षार का गुण होगा, क्योंकि ये प्रबल क्षार प्रबल अम्ल को मार दिया और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को मार दिया, यानी एक दूसरे को समाप्त कर दिया। इसलिए इसमें जो लवण बनेगा ये लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। इसका पीएच मान फिर 7 हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर मान लेते हैं मेरा दुर्बल अम्ल है और क्षार भी कैसा है? दुर्बल है। कमजोर को मारने के लिए कमजोर काफी है कि नहीं है? कमजोर अम्ल को कमजोर क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो जो लवण बनेगा ये भी उदासीन होगा, और इसका भी पीएच मान लगभग 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। तो अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण जो बनता है वो उदासीन लवण होता है, और अगर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनता है वो भी उदासीन ही होता है। लेकिन ऐसा अगर हम कर दे, ध्यान से सुनना, हम क्या कर दे, दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से करा दे, तो देखो ये तो दुर्बल है, ये प्रबल है, तो ई इसके ऊपर हावी हो जाएगा। ये क्या करेगा, जो प्रबल क्षार है ये तो सब अम्ल को खत्म कर देगा, लेकिन जो लवण बनेगा, इसे बनेगा तो लवण जरूर है, लेकिन जो लवण बनेगा इसमें इसका गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इसीलिए प्रबल क्षार है, इसलिए यहां पर जो लवण बनेगा वो क्षारीय लवण होगा। कैसा लवण होगा? क्षारीय, यानी उसका जो बिहेवियर होगा वो क्षारीय के जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रबल क्षार था। कैसा क्षार था? प्रबल। तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा। कैसा बनेगा? और जब क्षारीय होगा तो पीएच 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। पीएच 7 से क्या होगा? ज्यादा। जो चीज ज्यादा होता है उधर पेट खुल जाता है, तो देखो सब पेट इधर खुला हुआ है, यानी कि ज्यादा होगा। 7 से क्या होगा? अब बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर हम क्या करेंगे, प्रबल अम्ल ले लेंगे और दुर्बल क्षार लेंगे, तो बताओ इसके सामने ई टिकेगा? नहीं टिकेगा, ये तो तुरंत मार देगा, और जितना मारने करेगा मार दिया, तो बच ही न जाएगा अम्ल इसका रे। तो इसका जब अम्ल बच जाएगा तो ये दोनों जो अभिक्रिया करने के बाद लवण बनाएगा वो कैसा लवण बनाएगा? अम्लीय। कैसा बनाएगा? अम्लीय। तो अम्लीय जो है इसका स्वाद कैसा होगा? अम्लीय होगा, और इसका पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? यानी कि ये जो है इसका ये अम्लीय हो गया, यानी ये नीले को, ये लिटमस को ये लाल कर देगा, और ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, और इस दोनों में लिटमस का कोई प्रभाव। अब बात समझ में आ रहा है क्या? तो अम्लीय जो लवण जो है वो अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। तो किस किस कंडीशन में होगा? आप समझ में आ गया? अच्छा, आप लोग जल्दी से बताइएगा। अगर प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से करा देंगे तो जो लवण होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा, क्षारीय होगा कि अम्ल होगा? उदासीन होगा। वेरी गुड। अगर हम प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षार से करा दे तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? अम्ल बनाएगा, क्योंकि प्रबल अम्ल है। अच्छा, अगर हम दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से करवा दे तो जो लवण बनेगा कैसा बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा, और पीएच मान उसका 7 से ज्यादा। अब ये बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए ये बात हम कभी नहीं कहेंगे कि लवण है इसका मतलब क्या कहते हैं, हमेशा उदासीन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है वो लवण किस चीजों से मिलके बना है।
हाँ ये ना, अगर वो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से मिलकर बना है तो उदासीन, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से मिलकर के बना है तो उदासीन, लेकिन अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से मिलकर बना है तो उदासीन नहीं होगा, या फिर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से मिलकर भी बना है तो उदासीन। समझ में आ गया? तो ये चीज आप याद रखिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। तो यही चीज को है ना बस लिखा गया है, उदासीन अम्ल उदासीन क्षार, ये सब चीज है ना आपका लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो लवण हम लोग पढ़ लिए, लवण का पीएच भी देख लिए। तो सबसे पहला लवण के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आप बहुत करते हैं। सबसे पहला लवण वो है आपका साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक। ये जितना नाम क्या साधारण एक्चुअल में उतना साधारण नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं NaCl। ये पहला लवण जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला लवण क्या है? साधारण नमक, जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं? NaCl। तो देखिए ये कैसे बना है, पहले दिमाग लगाइए NaCl बना कैसे है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम यही लिख देते हैं। जैसे देखो ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं, किससे करा देते हैं? सोडियम, लिखेंगे NaOH लेकिन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, करवा देते हैं। तो हम आपको बताए थे ना, ये OH का जो पहला प्यार है, ये OH का पहला प्यार कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। तो ये OH H को लेके भाग गया। क्या हुआ? भाग गया। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पहला प्यार था ना, सच्चा प्यार होता है पहला प्यार। अब बताओ यहाँ पे बेचारा क्लोरीन, बेचारा नहीं बेचारी है, सही बता रहे हैं। आगे वाला कौन? बेचारा, बाद वाला बेचारी। ये प्लस ये माइनस याद रखेगा। उसी तरीके सोडियम प्लस ये माइनस, ये बेचारी ये बेचारा, दोनों मिल करके बना दिया जल। अब यहाँ बचा क्लोरीन, क्लोरीन बची, और यहाँ बचा सोडियम, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ठीक है। तो यही है नमक। क्या है? नमक। हालांकि जो हम लोग खाते हैं इसके अंदर और भी मिला रहता है, बताएंगे आगे, एकदम मस्त टिकोला टपक, है कि नहीं है? तो यही रहता है NaCl। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। जो हम ये लिखे हैं उसी को लिखना है लैंग्वेज। लैंग्वेज कभी भी रटिएगा ही नहीं, भूल से भी नहीं। जो जो लैंग्वेज रटा है केमिस्ट्री में, उसको केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है। लैंग्वेज रट के कितना दिन याद रख लीजिएगा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह 1 महीना, बस उतने दिन, उससे ज्यादा नहीं रख सकते याद। अगर आपको समीकरण लिखने आता है, आप लैंग्वेज खुद से बना सकते हैं। देखो हम कैसे बनाते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो उसके परिणाम स्वरूप सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसे साधारण नमक कहते हैं। हो गया, लैंग्वेज यही तो है। हम यहीं से तो देख के लिखे ना, वहां पर भी देखिए लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहां पर भी लिखे हैं कि मिश्रण की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का निर्माण होता है। यानी ये दोनों की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का क्या होता है? निर्माण होता है। अब अगर नाम की बात करेंगे, साधारण नमक तो ठेठ भाषा में हम लोग बोल देते हैं। जैसे घर में भी आपका 2 नाम होता है, एक तो मम्मी पापा चिंकू मिंकू पिंटू टिंटू ढोलू भोलू गोलू जो भी मन से रख दिया, हाँ ये ना। और एक होता है ऑफिशियल नेम स्कूल में, राहुल राकेश पिंटू, हाँ ये ना, विनोद। रहता है कि नहीं रहता है? तो एगो तो ऐसे मजाक वाला नाम रहता है, एगो घर में सीरियस वाला नाम होता है, स्कूल में सीरियस वाला नाम होता है, जो कि आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, बैंक में, सब जगह वो रहता है ऑफिशियल नेम। उसी तरीके से हम लोग इसको साधारण नमक बोलो, निमक बोलो, जो बोलना है बोलो, है कि नहीं है। लेकिन साइंस की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इस तरीके से, NaCl से लिखते हैं। तो ये है सोडियम क्लोराइड, और इसको हम लोग लिखते हैं सूत्र NaCl। क्या लिखते हैं? NaCl। हम लोग को लगता है शरीर में सोडियम का क्या यूज है? सोडियम का यूज बहुत है हम लोग के बॉडी में। हम लोग के बॉडी में साधारण नमक का क्या है? बहुत यूज है। सोडियम क्लोराइड का जो यूज है वो क्या है? सबसे पहला, इसका उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग इसका कहाँ करते हैं? भोजन में, ठीक है ना। जब भी खाना वाना बनाते हैं तो उसमें हम लोग नमक का यूज करते हैं, मिठाई में नहीं करते हैं। इसमें भोजन वोजन जो बनाते हैं, नमकीन भोजन, इस सब में बहुत यूज होता है इसका। दूसरा, हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली में मदद करता है। अब ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है बायोलॉजी में पढ़ाएंगे हालांकि, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे देते हैं। तंत्रिका तंत्र पूरे बॉडी में बिछा हुआ वह जाल है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। आपको मालूम है ना, ब्रेन जो है वो क्या है? कंट्रोल सेंटर है, सारा कंट्रोल यहीं से जाता है। अभी क्या हुआ, आप स्कूल में बैठे हुए हैं, स्कूल में बैठे हुए हैं, उधर से आई
मैम या फिर सर प्यार से आपको ऐसे ढपाक से दे दी पीछे से, तो जैसे ही पीछे से दी ना, धाए से पीछे लगा और वहां पे भी तंत्रिका, शरीर के हर एक अंग में तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र धाए से उसको लेके कहाँ चला गया, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास, ब्रेन तुरंत देखा क्या हो गया भाई, कौन मार दिया हमको। तो ब्रेन बोला पीछे पलटो, तो पलटा, तो जैसे पलटा देखा टीचर है, हाँ ना, फिर ब्रेन बोला छोड़ दो, तो आप शांत हो गए, कुछ नहीं किया, है कि नहीं है। कंट्रोल कौन किया, ब्रेन। फिर सेकेंड टाइम क्या हुआ, आपका दोस्त या जो भी है, लड़की दोस्त लड़का दोस्त जो आके हड़ाक से वो मार दिया उतने इंटेंसिटी के साथ, है कि नहीं है। तो ब्रेन के पास फिर सिग्नल गया, तो ब्रेन बोला देखो पीछे घूम के, ब्रेन ने बोला कि पीछे घूमो, पीछे घूमा, देखा दोस्त है, दोस्त को पकड़े, मुड़ी यहाँ घुसाए, मार हड़ाक से एक बार दे दिए गुम्मा, है कि नहीं है। तो ये जो है उसको मारना है, ये कौन कंट्रोल किया, ब्रेन। अरे सब तो ब्रेन के ऊपर है ना, किसके ऊपर है, ब्रेन के ऊपर है कि नहीं है। तो ये जो इंफॉर्मेशन गया, उस इंफॉर्मेशन को ले जाने में सोडियम का बहुत योगदान होता है। इससे जो प्राप्त सोडियम, जब नमक खाएंगे सोडियम जो शरीर में चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ ये ना, तंत्रिका तंत्र धाए धाए काम करेगा, सट सट काम करेगा। अगर आप बहुत थक गए हैं ना, बहुत शरीर से पसीना निकल गया है ना, आप एकदम ऐसे हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रह पाते हैं। शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने का मतलब नमक निकल गया समझ लो, पसीना चाटना नमकीन लगेगा। अच्छा ऐसा जो तुम लोग करती है या करता है, लगता है कभी चाटी ही नहीं है। अरे भाई इंटेंशनली नहीं चाटे होंगे, लेकिन कई बार नहीं आता है, मुंह चल जाता है। इंटेंशनली नहीं ऐसे कभी कोई चाटेगा, लेकिन आप लोग को स्वाद नहीं मालूम है पसीना का, एकदम में नहीं। कभी चाट के देखिए लेना तब, ठीक है, क्या मतलब हुआ, कभी ऐसे करके जाएगा तो चला जाता है इसे, मतलब आप ऐसा। अच्छा आंसू भी देखें, आंसू उसमें, आंसू भी तो नमकीन है, आंसू कैसा है, नमकीन है कि नहीं है। तब चलो खैर, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब वो शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल जाता है ना, तो उस कंडीशन में बहुत आप थके हुए महसूस करते, एक्टिव महसूस नहीं करते आप एकदम। क्यों, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है पूरे बॉडी में, उसी वो जो करता है उसको जो चाहिए वो कम हो गया है, इसीलिए बॉडी क्या हो जाएगा, एकदम निष्क्रिय होने लग जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या, एकदम एक जगह पड़ जाएगा, उठने उठने का मन ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, बहुत आलसी हो जाइएगा आप, तो ऐसा होता है। खैर चलो अगला, हमारे शरीर में मांसपेशियों की गति और भोजन के पाचन के लिए पेट में HCl एसिड बनता है। हम लोग जो खाते हैं आमाशय में कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण हम लोग का भोजन क्या होता है, पचता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रहेगा तो भोजन नहीं पच पाएगा। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप रोज जो आधा किलो 1 किलो जो खाए जा रहे हैं, और ये जो पचाए जा रहा है, जहिया से पैदा लिया तहिया से पचा रहे, खत्म नहीं हो रहा है, क्या ऊपर से डाल रहे हैं आप, नहीं है ना। शरीर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो कैसे बना रहा है, तो यही बोल रहा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने के लिए, उत्पाद के लिए हमारे शरीर में आवश्यक होता है। यानी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर में बनता रहे उसके लिए जरूरी है नमक। अभी नहीं कि जाकर के 1 पैकेट नमक चट जाना, नहीं, जितना खा रहे हल्का मात्रा में उतना पर्याप्त होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, उतना क्या होता है पर्याप्त। ये थोड़ी खड़ी निम्न से बना है HCl एसिड, ऐसा तो नहीं है। देखो जैसे कि हम लोग अभी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ तो लिख ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है ना, तो इससे वापस से ये बना लिया जाता है शरीर में। समझ में आ रहा है क्या, नमक और भी सब चीज के क्या बन जाता है, HCl एसिड। तो शरीर में इसका बहुत ज्यादा यूज है, मांसपेशियों में इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, यूज होता है। अगला, अचार मुरब्बा आदि बनाने में यह परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। परिरक्षक का मतलब होता है प्रिजर्वेटिव, यानी लंबे समय तक अगर अचार को रखना हो, मुरब्बा को रखना हो, तो आप नमक का यूज करते हैं। कैसे, घर में मम्मी लोग अचार जब बनाती होगी ना, आप देखिएगा ना, सबसे पहले मम्मी नमक हल्दी एकदम लभेड़ के बढ़िया से अगर धूप में सुखा देती है। आप कभी देखें ऐसा, सबसे पहले तो काट के ऐसे सुखाती है, और उसके बाद अगर ऐसे छोड़ देंगे तो फिर खराब हो जाएगा, 3 दिन 4 दिन के बाद वो खराब भपड़ी लग जाएगा। तो इसलिए नमक डाल करके हम लोग, नमक और हल्दी, हल्दी क्या करता है, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल नेचर होता है, और नमक क्या करता है, पानी को अवशोषित कर लेता है, पानी को निकाल देता है। नमक के अंदर ये गुण है, नमक पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए अगर नमक यहाँ खुला छोड़ दीजिएगा ना, तो नमक वो हम लोग के हवा में उपस्थित पानी को खींच लेगा। क्या करेगा, खींच लेगा। और जब पानी को वो हम लोग हवा में उपस्थित पानी को खींच लिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पसीज जाएगा। नमक, नमक के अंदर प्रॉपर्टी होता है, नमक पसीज जाता है। पसीजना का मतलब समझ में आता है, पसीजने का मतलब लिक्विड बन गया वो। अब आप यहाँ भी नमक दे दीजिएगा, तो हम लोग का जो स्किन है ना, स्किन से वो नमक क्या करेगा, सारा पानी को निकाल देगा। इसीलिए जब भी केचुआ तेचुआ जो होता है ना, उसके अंदर इधर आप नमक उमक दीजिएगा, छटपटाने लग जाता है पूरा। काहे, काहे कि उसका स्किन में अधिकांश पानी है।
अब आप नमक दीजिएगा तो उससे पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसका पानी जब एब्जॉर्ब हो गया तो फिर वो तो छटपटाएगा ही ना, तो मर ना जाएगा। हम लोग का इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग का इतना शरीर है, पूरा नमक में नहीं है ना घुस गए आप, तनी को नमक दिए हैं, घुस जाइए फिर दिक्कत होने लगेगा आपको भी। खैर चलो अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, सुनिए, गप नहीं कीजिएगा। तो नमक जो होता है, ये नमक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। तो अचार में आदमी लोग है ना, आदमी लोग, मम्मी लोग नमक डाल देती है, हल्दी डालती है। हल्दी क्या करता है? बैक्टीरिया वायरस सबसे बचाता है, खराब नहीं होने देता है। और नमक क्या करता है? उस अचार यानी आम का अचार है, जिस चीज का अचार, उसके अंदर जितना भी पानी वो एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद धूप से वो सूख गया, तो अचार जो हो जाता है ना वो पूरा सूख जाता है, उसके अंदर पानी का मात्रा अब नहीं है। उसके बाद मम्मी उसको अचाती है। अचाती का मतलब समझ में आता है? नमक तेल उल जो भी है, अब मसाला वसाला दे दी, मस्त रख दी, उसके अंदर पानी का मात्रा नहीं है तो वो ऑक्सीकृत नहीं होगा, यानी खराब नहीं होगा जल्दी। और जल्दी खराब नहीं होगा तो मस्त 1 साल 2 साल आराम से चल रहा है आपका। हाँ ये ना, लेकिन कंपनी वाला के पास उतना समय नहीं है। जो डब्बा, बड़ डब्बा देखते हैं जो छोला भटूरा वाला दे देता है, पंचुच्छुर वाला एकदम अचार वाला, वो खाए हैं कभी? वो वाला जो है ना, वो सब कंपनी के पास उतना टाइम नहीं है। कंपनी क्या करेगी? हाँ ये ना, तो कंपनी सीधा क्या करती है, सब वो काटी और उसके अंदर एक सिरका आता है, सिरका अम्ल टाइप का होता है सिरका, उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है, सिरका, वो सिरका डाल दिया। चाउमीन में भी देखिए ऊपर से डालता है पानी, फुचफुचा के। एक बार हम ना पानी समझ के सिरका घटघटा के मार लिए थे, एक एक घुट मारे वो उछाड़ दिए सब। तो है कि नहीं? उसको है ना सब दे दिया जाता है, और दे करके सब मसाला सब दे के पैक कर दिया। तो एसिड है, एसिड क्या करता है? धीरे धीरे गाजर ताजर को सिझा देता है। अगर वो तुरंत ही अचार बना और खाइएगा तो गाजर कच्चे रहेगा, और अगर अच्छा खासा समय हो गया तो गाजर सब क्या हो जाता है, फिर वो अच्छे से सीज जाता है अंदर में। तो ये सब में प्रिजर्वेटिव के रूप में, यानी कि पहला काम वो क्या करता है, उसको लंबा समय तक बचा के रखता है, लंबा समय तक बचा के रखता है, तो खराब नहीं हो जाए। गाजर सब देखो ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन छोड़ दो सड़ने लग जाता है, महकने लगता है कि नहीं है? तो सब्जियों का गलना या सड़ना कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। वेरी गुड, देखो लड़का तेज है, सही बोला, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा। अब देखो ये तो समझ में, अचार मुरब्बा आदि में परिरक्षक के रूप में का मतलब होता है बचाने में, है कि नहीं है? प्रिजर्वेटिव इसको हम लोग कहते हैं। चलिए अगला, क्लोरीन उद्योग में पाया क्लोरीन उद्योग में, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए कई महत्वपूर्ण पदार्थ है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप क्लोरीन उद्योग में इसका उपयोग होता है, अगर कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो नमक का यूज होता है, क्लोरीन गैस बनाने में इसका यूज होता है, कास्टिक सोडा बनाने में इसका यूज होता है, विरंजक चूर्ण, विरंजक पाउडर जानते हैं ना? आप जब छठ उठ होता है या कुछ होता है रोड के साइड साइड देता है, अब जो रोड के साइड साइड देता है आपको लगता है चूना है, चूना थोड़ी है, वो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है। वो अलग बात है, पैसा चौपट करने के चक्कर में, पैसा खाने के चक्कर में चूना लगा दे, है कि नहीं? वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में वो देना क्या चाहिए? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्यों देना चाहिए उसके पीछे कारण हम बताएंगे आगे। तो ये अगर कहीं भी उद्योग है इस सब चीज का, जैसे अचार में भी, मुरब्बा में भी, क्लोरीन अगर कहीं बन रहा है, क्लोरीन गैस अगर बनाना है तो हमको क्या कहते हैं? नमक चाहिए। क्या चाहिए? नमक। तो नमक में क्योंकि NaCl है, तो यहाँ क्लोरीन है ना, सोडियम हटा के क्लोरीन निकाल लेंगे, तो नहीं मिल जाएगा। क्लोरीन उद्योग में, विरंजक चूर्ण बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में नमक का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसीलिए कमर्शियल खाने के अलावा, उपभोग के अलावा भी कंपनियां इस नमक का बहुत ज्यादा यूज करती हैं। समझ में आ रहा है क्या? बल्क में बहुत ज्यादा नमक, और नमक उत्पादन करना आसान है, समुद्र से निकल जाएगा नमक, है कि नहीं है? तो इसीलिए नमक को प्राप्त कर ये सब बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, नमक से बना दिया क्लोरीन, और इसी क्लोरीन से बना देगा पाइप। आप जितना भी पाइप देखते हैं, पीवीसी पाइप जिसको बोलते हैं, पीवीसी पाइप, इसमें इसका यूज बहुत होता है। तो तुम देख लो, नमक आसानी से प्राप्त किए, नमक से क्लोरीन बनाए, क्लोरीन से फिर पीवीसी बनाएगा। सूंघने वाला क्लोरोफिल, क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफॉर्म भी इसी से बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? क्लोरीन से, है कि नहीं? कितना सारा चीज बन जाता है, इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़िए इसको, इंपॉर्टेंट है, नहीं है? आइए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे साधारण नमक की प्राप्ति, कि साधारण नमक हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम लोग है ना NaCl समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? समुद्री जल से। समुद्र में जो है ना घुलनशील पदार्थ में से साधारण नमक प्रमुख लवण है, यानी कि समुद्र में बहुत तरह का लवण पाया जाता है, जिसमें से एक प्रमुख लवण है सोडियम क्लोराइड। बहुत सारा लवण समुद्र के पानी में, तो बहुत सारा चीज घुला हुआ है। क्यों? पहाड़ पे पानी पड़ रहा है, नदी पे पानी, सब जगह पानी पड़ रहा है, और पानी सबसे ना धोला उला के पोछा करके सब कहाँ चल जा रहा है? समुद्र। समुद्र में जमा हो जाता है, और समुद्र का पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है
तो वो केवल पानी जाता है। हाँ ये ना, प्योर पानी जाता है कहाँ, भापन के ऊपर वाष्पोसर्जन जब होता है तो उसके अंदर का जो नमक है, जो मिनरल्स है, वो मिनरल्स तो रह गया ना। हाँ ये ना, मान लेते हैं कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी में सोडियम का मात्रा ज्यादा है, वो सोडियम पूरा एकदम सब लेबड़ा उबड़ा के आ गया, है कि नहीं है। अब नदी में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि नदी का पानी रुका हुआ नहीं रहता है, नदी का पानी चलता रहता है, इसलिए नदी में लवण का मात्रा पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है लेकिन पता नहीं चलेगा। हाँ ये ना, नया होते जा रहा है उसका पानी, लेकिन समुद्र में जमा हो जाता है। और आज से नहीं है, कई सौ लाखों से, कई सौ लाख, हमको लगता है बहुत समय से पानी आ रहा है, समुद्र में जमा हो रहा है, आ रहा है, समुद्र में जाना जमा हो रहा है। तो वहां का पानी कितना नमकीन हो जाएगा। पहले समुद्र का पानी नमकीन नहीं था, ये हुआ है बार 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 बार, धीरे धीरे जो पानी आ रहा है नदी का, नाला का, सब जगह का, वहां इकट्ठा हो जा रहा है, पानी उड़ के भी जा रहा है, तो कौन सा साफ पानी, वो जो खनिज वहीं रह जा रहा है, इसलिए वो नमकीन हो गया। क्या हो गया, नमकीन हो गया। तो समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है। हाँ ये ना, अंग्रेज के समय में जब नमक को वो जबरदस्ती महंगा कर दिया तो महात्मा गांधी बहुत गुस्सा हो गए थे, बोले रे भाई, कौन पागल वाला गप कर दिया, समुद्र नमक जब इतना आसानी से मिल सकता है, नमक समुद्र से इतना आसानी से मिल जाता, तुम उसको महंगा काय कर दिया, है कि नहीं है। तो बोला हट, हम अंग्रेजों वाला नमकीन नहीं खरीदेंगे, हम सीधा अपने बनाएंगे। तब हमारा क्या रोकेगा रे, अरे दूसरा के यहाँ घड़ा सब खरीदने जाएंगे तब ना हमको 200 लेगा, 400 लेगा, 600 लेगा। मेरा घरे में मट्टी है, हम अपने घड़ा बनाएंगे, तो हमको कोई रोकेगा, नहीं रोकेगा। उसी तरीके से महात्मा गांधी गुस्सिया गया। जब गुस्सिया गया ना, तो फिर वहां से, कहाँ, चंपारण से शायद ना, सत्याग्रह वहीं से शुरू, जहां से हुआ दांडी, पूर्वी चंपारण से, वहां से निकल गया, किले डंडा लेकर निकल गया, अब केकरो इंतजार करेंगे, निकल गए। और निकल के गुजरात का जो एक जगह है बंदरगाह, वहां पे पहुंच गए, जहाँ पे समुद्र है, वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंचे ना, तो वहां पे जब समुद्र को देखे, आप सोचिए कि आप नमक बनाएंगे, तो पीछे मुड़ के जब देखते हैं ना, रे भाई साहब, पूरा भारत बुल के आ गया उनके साथ, बहुत लोग जुड़ गया था। जब वो निकले थे तो उस समय कोई साथ देने वाला नहीं था, लेकिन चलते 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 कई लोग जुड़ते गया, जुड़ते गया, जुड़ते गया। हाँ ही ना, और वहां पे वो नमक बनाए, और नमक बना करके सब संदेश दिए कि हम लोग को अंग्रेज के ऊपर निर्भर रहने का कोई जरूरत नहीं है, अपने से बनाएंगे भाई, स्वदेशी अपनाएंगे, क्या जरूरी है कि नहीं है। तो वो अपना बनाए। तो नमक इसीलिए महंगा होने का कोई कारण ही नहीं हो सकता है कि नहीं। नमक का जो आप पैसा पे कर रहे हैं, वो किस चीज का पे कर रहे हैं, जो वहां मजदूर काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, उसको साफ करने का, उसके अंदर जो आयोडीन सब मिला दिया जाता है, पैकेजिंग और आपके घर तक पहुंचाने का, बस उतना ही पैसा है। उसके अलावा तो समुद्र का क्या, कोई पानी का पैसा लग रहा है, नहीं है लग रहा है। तब खैर अभी हम लोग समझेंगे कि नमक कैसे बनता है प्रॉपर, अभी बस आप समझ जाइए। समुद्री जो साधारण नमक है वो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। एक और होता है खनिज नमक, जिसको हम लोग सेंधा नमक भी हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं, खनिज नमक। ये जो है ना, ये जो है ना साधारण नमक, कुछ स्थान पर यह भूरे रंग के चट्टानों के रूप में पाया जाता है, इसे खनिज लवण कहते हैं, चट्टान के रूप में पाया जाता है, ये सेंधा नमक। इसको आप है ना पारनो तारनो जब करते हैं ना, पारनो समझ में आता है, उपवास उपवास करते हैं तो सेंधा नमक खाया जा सकता है। इसको पवित्र माना जाता है, और इसको अपवित्र माना जाता है, इसको चरित्रवान माना जाता है, इसको चरित्रहीन माना जाता है कि नहीं है। चलो, क्या हुआ, सोमवारी में खा लेना किसी को गधा का। सोमवारी में फलारी ना होता है रे, ये फलारी में हम नहीं बोले, हम बोले जो पारनो होता है जिसमें अन्न खाया जाता है, जिसमें अन्न खाया जा सकता है, उसमें ये नमक खा सकते हो। जहां पे अन्न ही नहीं खाना है, वहां तुम इसको कैसे खा लेगा, पागल वाला गप करता है, नहीं तो लेके चाटते रहना। चलो, तो ये है खनिज लवण। अब ये खनिज लवण कैसे बना होता है, तो खनिज लवण तब बने होते हैं जब समुद्र बहुत लंबा समय तक, समुद्र का पानी जो है ना बहुत लंबा समय तक एक जगह इकट्ठा रह गया, और उसको कोई निकाला उकाला नहीं। जैसे समझो, ये कैसे हो सकता है, मान लेते हैं कई बार समुद्र का लेयर बढ़ा होगा, बना होगा, मतलब समुद्र का स्तर बढ़ा, तो ऐसे जगह पे पानी जाके चला गया जहां पे बार बार पानी नहीं आता, वहां चला गया पानी, और उसके बाद वहां पे है ना कुछ पानी नहीं गया, उसके बाद फिर धूप पड़ा, सूख गया, उसके बाद मिट्टी जमता गया, जमता गया, जमता गया, कई साल, कई हजार साल रह गया, और वो धरती के अंदर धीरे धीरे दब गया, कोयला के समान, है कि नहीं है। तो उस कंडीशन वो नीचे जाके बहुत हार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और उसको हम लोग कोयला जैसे काट काट के निकालते हैं ना, कोयला को काट काट के निकालते हैं, उसी तरीके से इसको निकालना पड़ेगा। इसी के लिए इसको हम लोग कहते हैं खनिज। इसको है ना खदान से निकाला जाता है, माइनिंग करके प्राप्त किया जाता है, इस तरीके से खदान के अंदर से जा करके, है कि नहीं है। तो ये है खनिज लवण, क्या है, खनिज लवण। हाँ ये ना, कोई दिक्कत है क्या, इसी को सेंधा नमक भी हम लोग बोलते हैं। और फिल्टर उल्टर करने के बाद इसके अंदर ना आयोडीन मिला दिया, पोटासियम आयोडाइड ये सब है ना मिला दिया जाता है, ताकि आयोडीन अगर शरीर में जाएगा तो घेंगा रोग नहीं होगा। कौन सा रोग, घेंगा, ग्वाइटर रोग। नहीं तो यहाँ पे है ना जो कंठ है ना वो फूल जाता है, इसको गलकंठ बोलते हैं, ये फूल जाएगा पूरा, है कि नहीं है। तो ये कंठ फूले नहीं, उसके लिए आयोडीन जरूरी होता है।
ठीक है। तो आयोडीन शरीर में भोजन में जल्दी मिलता नहीं है, तो नमक में मिला दिया उसको, अब खाओ, तो आयोडीन चला गया शरीर में। समझ में आया? तो देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया गया। तो ये नमक भी बीच बीच में खाना जरूरी है। और कैसा नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, यानी वैसा नमक जिसके अंदर आयोडीन का मात्रा होता है। चलो, ये नहीं कि अब आयोडीन चाट लेना जाकर के। अगला, अब हम लोग देखेंगे कि समुद्र से नमक कैसे प्राप्त होता है। हाँ ये ना, देखिए समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, समुद्री जल से साधारण नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण, इवोपोरेशन कहते हैं। यानी हम पानी को वाष्प बना के उड़ा देते हैं और वहां से क्या प्राप्त करते हैं हम लोग? नमक। नमक जो है ना, गुजरात के कच्छ में, कच्छ एक जगह है, वहां पे बहुत नमक प्राप्त किया जाता है, बहुत नमक। और जो नमक बनाता है जो मजदूर, उसको हम क्या बोलते हैं? भूल गए। जो वो नमक बनाता है हम भूल गए, अब क्या करें। ठीक है, वो जब पानी में चलता है ना, पानी में उसका पैर ऐसा हो जाता है ना, हार्ड, कि जब उसको जलाया जाता है ना तो उसका पैर जलता नहीं है। हाँ, वो समझ लो, उसका तो काम ही है ना। वो जब उस पानी में चलता है, शुरू शुरू में तो ऐसे, अब तो जूता दे देता, नहीं आता है मजदूर वाला जूता, जहां तो ऊपर ठेनवा तक रहता है जूता, अब तो वो दे दिया जाता है। लेकिन पहले जो मजदूर चलता था उस पानी के अंदर, वो पैर उसका इतना ना हार्ड हो जाता है नमक के कारण, इतना ना हार्ड हो जाता है, जब उसको जलाता है उसका पैर नीचे वाला जलता ही नहीं है, कितनों जलाओ। बात समझ में आ रहा है क्या? तो खैर वैसा हो जाता है। अब क्या ध्यान देना, तो समुद्री जल से अब हम लोग नमक प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछेगा समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन, यानी पानी को वाष्प बना के उड़ा दिए, तो जो पानी के अंदर मिला है वो बच गया। आओ प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहला, समुद्री जल को बड़े बड़े उथले तालाब में एकत्र किया जाता है। तालाबों मतलब इसी टाइप का है ना, क्यारी बना रहता है, ब्लॉक बना रहता है। समुद्र का पानी जब आता है ना, तो इसके अंदर फंस जाता है कि नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान देना, समुद्र का लेयर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। अगर यही काम होते रहेगा तो पानी सूख पाएगा? अरे आया फिर भिंगा के चल गया, फिर आया फिर भिंगा के चल गया, सूख पाएगा? तो उसके लिए क्या जरूरी है? अगर आया एक बार पानी फंस गया, फिर चला गया, चलने रह गया, तब ना वो पार रहेगा तो सूखेगा। तो उसके लिए क्या तरीका है? ज्वार भाटा नाम का होता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के पास आ जाता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा आ जाने से क्या होता है, उन दोनों के बीच का दूरी जब कम हो जाता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाने के कारण, अगर देखो, जो समुद्र का लहर यहां तक आता था, वो समुद्र का लहर कुछ समय के लिए यहां तक आने लग जाएगा, है कि नहीं है? और जब वो वापस से दूरी बढ़ा, तो वैसे समुद्र का लहर यहाँ तो वापस चला गया। तो तब तक जो पानी आया ना, उसमें अंदर फंस गया। क्या हुआ? इसके अंदर फंस गया। जैसे बाढ़ आता है, तो बाढ़ जब आया तो देखते हैं नहीं, घर घुस में, इस सब में पानी घुस जाता है। तो जब पानी का लेयर घटा तो उसका पानी निकल जाता है, बाद बाकी जो फंसा हुआ फसले रह जाता है। रहता है कि नहीं रहता? उसी तरीके से यहाँ भी पानी फंसा हुआ रह गया। अब जो आ रहा है ना पानी, वहीं तक रह रहा है, तो इधर का पानी तो अब नहीं है। तो वहां पे धूप पड़ेगा ना, तो ये धूप पड़ते पड़ते देखिएगा इस तरीके से व्हाइट व्हाइट परत जो है ना, जम जाता है इस तरीके से व्हाइट व्हाइट परत। हाँ ये ना, ये जो व्हाइट व्हाइट, तो सूर्य की गर्मी से समुद्र जल का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण से पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाता है, और अंत में तालाब में नमक के क्रिस्टल, NaCl बच जाते हैं, इस तरह के क्रिस्टल। और इसको इसी तरीके से है ना, जो मजदूर ऐसे ऐसे करके ला करके एक जगह इकट्ठा कर लेता है। अब उसके बाद क्या किया जाता है? इसी इकट्ठा किए गए नमक को ले जा करके फिल्टर साफ किया जाता है कंपनी में, और साफ करके उसके अंदर आयोडीन मिलाया जाता है, और उसके बाद पैकिंग करके आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से नमक प्राप्त होता है। तो इस नमक में क्या मिला रहता है? आयोडीन मिला रहता है, आयोडीन युक्त नमक रहता है। और दूसरा काम क्या करता है, ये जब बनता है तो ढेलों मतलब अलग अलग साइज का बन जाता है कि नहीं है? जैसे पत्थरे तोड़ेंगे पहाड़ से तो अलग अलग साइज का आएगा ना, तो इसीलिए क्या किया जाता है, मशीन से काट के गिट्टी के रूप में जब बनाना होता है, देखिए गिट्टी का लगभग साइज एक जैसा होता है कि नहीं? आप ट्रेन का पटरी में गिट्टी जो होता है थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का होता है, मारिएगा माथा भांग जाएगा। हम तो कहाँ तक सोच लेते रे भाई साहब, मारपीट वाला बात नहीं सोचना है। चलो खैर चलो, तो इसका जो साइज है ना अलग अलग होता है। तो कंपनी क्या कहती है, जैसे गाय गाय गोरू सबको जो खिलाना रहता है तो थोड़ा सा मोटा भी रहेगा, चलेगा, है कि नहीं? लेकिन जो आप लोग खाइएगा, अलग अलग कंपनियां थोड़ा और महीन कर देती है, ताकि घुले तेजी से। हाँ ये ना, थोड़ा सस्ता लीजिएगा तो नमक थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा महंगा लीजिएगा तो पतला महीन नमक रहेगा, ताकि घोलने में टाइम नहीं लगे। नहीं तो पता चला मिश्री नियम नमक दे देगा, मार घोल रहा है 2 घंटा से। मिस्री नियम क्या कहते हैं, जैसा अगर नमक दे देगा दिक्कत ना हो जाएगा। तो पतला टाटा साल्ट सब क्या थोड़ा सा पतला होता है, फिल्टर ज्यादा किया रहता है, साफ रहता है। हाँ ये ना, और अदर सब नमक थोड़ा सा मोटा होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब प्रोसेस क्या है, समुद्री जल को गर्मी से कर दिया, वाष्पीकरण हुआ, NaCl प्राप्त हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये प्रोसेस समझ में आ गया? आए बोलो ना। चलिए, यही नमक प्राप्त करने का क्या है तरीका है।
बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखें कि नमक से हम लोग क्या क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो अभी हम लोग देखिए कि नमक का उपयोग क्लोरीन उद्योग में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनाना होगा तो नमक का यूज करेंगे। क्लोरीन गैस बनाना होगा तब नमक का यूज करेंगे। कास्टिक सोडा बनाना होगा तब नमक का यूज करेंगे। और विरंजक चूर्ण बनाना होगा तब नमक का यूज करेंगे। ये अभी बताएंगे जब सोडा पढ़ाएंगे, बेकिंग सोडा, हाँ ये ना आपका वॉशिंग सोडा, तब बताएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, सोडा भी पढ़ाएंगे। चलिए, तो ये सब चीज बनाने में इसका यूज होता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो एकदम प्यार से सुनिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है बाबू, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, हम क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड ले लेंगे और नमक उसमें पानी मिला देंगे। क्या मिला देंगे, पानी। सोडियम क्लोराइड लेके उसमें पानी मिला देंगे और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। तो वह अभिक्रिया होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनाता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। पहले अभी समझिए अच्छे से। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए नमक हमको बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में प्राप्त हो जाएगा आसानी से। नमक प्राप्त करना बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से ग्लास टाइप का ले लेंगे, कोई बड़ा सा पात्र, और उसके अंदर नमक और पानी को मिला देंगे। तो ये नमक और पानी का जल विलयन मिल गया। और इस तरीके से दो प्लेट ले लेंगे, एक कैथोड एक एनोड, हाँ ये ना, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, हाँ ये ना, दो प्लेट ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम बिजली का प्रवाह कराएंगे। किसका प्रवाह कराएंगे, बिजली। जब इसमें बिजली का प्रवाह कराइएगा तो हम लिए क्या है, NaCl, नमक लिए ना, और उसके अंदर क्या मिला दिए, पानी। क्या मिला दिए हैं, पानी। अरे बोलो ना, क्या मिला दिए हैं, पानी। तो ये क्या होगा, ये सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग। और यहां से सोडियम और ये OH मिल के बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर या इस वाला प्लेट पे क्लोरीन गैस इकट्ठा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरीन। और इस वाले पे हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाएगा। क्या इकट्ठा हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो एक में हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाएगा और एक में क्लोरीन इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पर जो बन जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसमें क्या क्या बना, पहला बना क्लोरीन। क्या बना, क्लोरीन। क्लोरीन को शॉर्ट में बोलेंगे क्लोर। क्या बोलेंगे, क्लोर शॉर्ट में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, एक प्रकार का क्षारक है। क्या है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्षार। तो ये अभिक्रिया से क्लोरीन और क्षार प्राप्त हुआ ना, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। समझ में आया, क्योंकि इस अभिक्रिया से क्लोरीन और क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया बोले। क्या बोले, तो देखो नमक से हम कितना आसानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लिया और क्लोरीन भी प्राप्त कर लिया। अब क्लोरीन का यूज हम कर सकते हैं। क्लोरीन कंपनी जो होगी, जो जहाँ पे क्लोरीन का उद्योग होगा, समझ में आ रहा है किस तरीके से क्लोरीन प्राप्त करना होगा, इस तरीके से क्लोरीन प्राप्त करता है। अब उस क्लोरीन का यूज विरंजक चूर्ण बनाने में करेगा, उस क्लोरीन का यूज क्लोरोफॉर्म बनाने में करेगा, उस क्लोरीन का यूज पाइप बनाने में करेंगे, PVC पाइप जो आजकल देखते हैं पाइप, उसी क्लोरीन का यूज पानी वाला जो पाइप आजकल ब्लू वाला पाइप जो डाला हुआ अगल बगल, पानी जो आता है सरकारी वाला ब्लू वाला पाइप होता है, उसमें भी यूज किया जाता है। हाँ ये ना, अब क्यों किया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो समझ में आया, इस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद क्लोरीन एवं क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया याद रखना है। देखो ये नमक है, इस नमक को हम लोग क्या करेंगे, पानी में मिला देंगे और पानी मिलाकर इसके अंदर क्या प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा। कौन धारा, विद्युत धारा। जब विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। हाँ ये ना, और चूंकि इसमें क्षार और क्लोरीन का निर्माण हुआ, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोर क्षार। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या क्या चीज प्राप्त होता है, जल्दी बताइएगा। क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। समझ में आया। क्लोर क्षार अभिक्रिया होता कैसे है, तो बोलिएगा जब नमक को पानी में घुला करके विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। भारी नहीं है, बस अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आसान है, नहीं समझिएगा तो फिर भारी है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, इस क्लोरीन, ये जो क्लोरीन प्राप्त हुआ, इस क्लोरीन का क्या क्या यूज होगा। तो आइए
पहला, क्लोरीन एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, इसलिए इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में। ये पहला, तो इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल नेचर होता है क्लोरीन के अंदर। क्लोरीन जो है बहुत आसानी से बैक्टीरिया सबको मार सकता है, इसीलिए इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं बैक्टीरिया को मारने में करते हैं। किसको मारने में? बैक्टीरिया मारने में। इसीलिए देखिएगा ना, जैसे कि तालाब उलाब में है ना, क्लोरीन दे देगा, नहीं तो बिरंजक चूर्ण छीट देता है, ब्लीचिंग पाउडर छीटता है तालाब में, कुआं में छीटता है कि नहीं? हाँ ही ना। काहे? इसलिए छीटा जाता है क्योंकि उस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन है। हम लोग क्लोरीन गैस कहाँ से लाएंगे? हाँ ही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन है, तो क्लोरीन छीट दिए। क्लोरीन क्या करेगा, उसके अंदर जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो मार देगा। क्या करेगा? मार देगा। नहीं तो मान लीजिए अगर कोई तालाब में बहुत ज्यादा, छठ के लिए आप अंदर जा रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है और आपका कहीं कटा उटा है पैर में, तो उससे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसीलिए अगर क्लोरीन हम ट्रीटमेंट कर देंगे पानी में तो उससे बैक्टीरिया सब मर जाएगा। बैक्टीरिया सब क्या होगा? मर जाएगा। ये बड़े बड़े टंकी में जहां से कि किसी गांव को, कई शहर को पानी जाता है, उसमें भी क्लोरीन मारा जाता है ताकि उसके बैक्टीरिया को हम क्या कर सके? मार सके। बैक्टीरिया मारने के बाद कपड़ा धोने में, बाथरूम जाने में, इस सब में तो यूज कर ही सकते हैं ना उस पानी का। चलिए, तो इसीलिए इसका उपयोग हम लोग पानी को साफ करने में करते हैं। दूसरा, विरंजक चूर्ण एक हाइपोक्लोराइड उत्पाद में होता है। हाइपोक्लोराइड में मतलब कहने का मतलब हो गया, इसका उपयोग हम लोग विरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं, और हाइपोक्लोराइड एक प्रकार का पदार्थ है, इसको हम लोग बनाने में इसका यूज करते हैं। बात समझ में आ गया? लिक्विड होता है, तो इसको बनाने में हम इस दोनों का यूज करते हैं। तो कह सकते हैं विरंजक चूर्ण और हाइपोक्लोराइड को बनाने में किसका यूज करते हैं? क्लोरीन गैस का। किसका करते हैं? क्लोरीन गैस का। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए याद रखिएगा, पढ़ने का मतलब होता है जो आप नॉलेज एक्वायर किए, जो नॉलेज आप गेन किए, उस नॉलेज का यूज करना। ये नहीं कि यहाँ पढ़ लिया भूल गए, नहीं। अब आप समझिए, कभी भी क्लोरीन लेके आइएगा तो उसके अंदर क्लोरीन गैस है। आप समझिए, आप क्लोरीन एक मुट्ठी यूज किए, बाद बाकी जो बचा हुआ है उसको आप खुले छोड़ दीजिएगा, तो नो डाउट गैस तो निकल जाएगा ना। कोको कोला लेके आए, खोल के छोड़ दीजिए तो गैस तो निकल गया। फिर नॉर्मल मीठा पानी पियो, अच्छा लगेगा? नहीं ना। जब खाते हैं ढकार लगता है तभी ना आता है, हाँ ये है। बात समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से आप जब भी घर में क्लोरीन लाइएगा, ब्लीचिंग पाउडर लाइएगा, तो उसके अंदर क्लोरीन है तो शुरू शुरू में तो ठीक काम करेगा। अगर उसको अच्छे से पैक करके नहीं रखेगा तो उसका क्लोरीन उड़ गया तो खाली चूना है, वो कौन चीज है? चूना है, तो फिर वो चूना लग गया आपको। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए यूज करने के बाद उसको अच्छे से टाइटली पैक्ड करके रखिएगा। गवर्नमेंट वाला सब में यही तो गड़बड़ हो जाता है ना, ब्लीचिंग पाउडर बोरे बोरा आता है, आधा बोरा यूज करके आधा बोरा ऐसे खुले छोड़ दिया, तो कौन कर्म का है? कोई कर्म का नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आप लोग कम से कम इस सब चीज का ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं पीवीसी। आप लोग जो ये सब जो पाइप लाते हैं इसको हम लोग पीवीसी पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवीसी पाइप। इसका पूरा नाम बोलिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीवीसी। क्या बोलते हैं? तो पीवीसी पाइप बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसीलिए इस पाइप से पानी नहीं जाएगा ना, तो इसके अंदर क्लोरीन का मात्रा है, तो ये बैक्टीरिया से बचाता है, बैक्टीरिया सबसे बचाता है। हाँ ये ना। इसका उपयोग हम लोग क्लोरीन युक्त प्लास्टिक है, जैसे ये सब क्लोरीन युक्त प्लास्टिक है, इसको बनाने में भी हम लोग करते हैं। हाँ ये ना। जैसे ये सब पाइप जो आप लोग का घर में बिछा रहता है, बगल बगल बिछा रहता है, हाँ ये ना, इस सब में पानी अगर रहेगा ना तो ये सब पानी जल्दी खराब नहीं होता है। नहीं समझे? पानी के अंदर जल्दी कीड़ा नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए, क्योंकि ये पीवीसी है। अगला, प्लास्टिक बनाने में, पॉलीथीन बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं। और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज करते हैं। तो क्लोरीन का यूज देखो कितना ज्यादा है। और क्लोरीन बना कहाँ से? नमक से। समझ में आ गया? कौन अभिक्रिया से बना? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया से। कौन अभिक्रिया से बना? तो बना किससे? नमक से। किस अभिक्रिया से? क्लोर क्षार अभिक्रिया से। तो देखो कितना आसानी से बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? और क्लोरीन का यूज कहाँ है? पहला, पानी के रोगाणु को मारने में। दूसरा, आपका इसका यूज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। इसका यूज हम लोग और कहाँ करते हैं? पीवीसी पाइप को बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। हाँ ही ना, ये सब बनाने में हम इस क्लोरीन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बोलो हाँ ये ना। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? अब आप बताइएगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन। तो क्लोरीन का यूज तो हम लोग देख लिए। अब बचा हाइड्रोजन। क्या बचा? तो हाइड्रोजन का यूज कहां करेंगे हम लोग? तो हाइड्रोजन का यूज करते हैं, वनस्पति तेल का उपयोग ठोस बनाने में होता है, वनस्पति तेलों का उपयोग। ठीक है, इसमें हम लोग करते हैं वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस का।
हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ करते हैं? वनस्पति तेल में। आप लोग जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं। हाँ, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हाइड्रोजन का यूज करते हैं। जब आप लोग को बताएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो खैर चलिए, अगला इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में। अब देखो ये हाइड्रोजन है, अगर हम क्लोरीन, अभी हम लोग क्लोरीन निकाले ना, अभी क्लोरीन हम लोग पढ़े कि नहीं? हाइड्रोजन है और क्लोरीन का अभिक्रिया करा दिया तो क्या बना जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जहां भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना होगा तो वहां हाइड्रोजन का यूज नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। चश्मा वाली दीदी, होगा कि नहीं होगा? चलिए अच्छी बात है। इसका खाद के लिए इसका उपयोग होता है, जैसे NH3, अमोनिया, इस सब में भी किसका यूज होता है? हाइड्रोजन का। किसका यूज होगा? हाइड्रोजन का। तो जो खाद उद आप लोग देखते हैं, जो क्या कहते हैं खेत उत में दिया जाता है, उसमें भी किसका यूज होता है? हाइड्रोजन का यूज होता है। तो हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ हम लोग देखे? पहला वनस्पति तेल में, दूसरा इसका यूज हम लोग एसिड बनाने में करेंगे, इसका उपयोग खाद बनाने में करेंगे, और हाइड्रोजनीकरण, देखो वनस्पति तेल से वनस्पति घी है कि नहीं? वही बात है जो बोल रहे हैं ना, ठोस बनाने में यही चीज है। जैसे कि देखो तेल जो होता है वो लिक्विड होता है ना, पसरता है ना, लेकिन देखो घी अगर जम जाएगा तो वो पसरता है नहीं ना, पसरता है, बस वही चीज है। समझ में आ रहा है क्या? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में भी इसका यूज करते हैं। इस अभिक्रिया को कहेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ये हम आपको चैप्टर 4 कार्बन वाली चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज हो रहा है। एक दो को भी याद रहेगा तो आप अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं, ठीक है? और भी जगह यूज होता है हाइड्रोजन का। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया से 3 चीज बना था, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन जो पीछे पड़े, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो इसका उपयोग क्या जाता है? साबुन में ग्रीस हटाने में, साबुन से ग्रीस हटाने में यूज होता है। जैसे ये सब जो आप देखते हैं ना, जो हम लोग साफ करते हैं, उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। उसका प्रवृत्ति कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। ताकि आपके बर्तन में अगर अम्लीय जैसा कोई भी पदार्थ हो या कोई भी मात्रा हो, उसको आसानी से वो न्यूट्रल कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि ये इसका प्रवृत्ति कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय अम्ल से अभिक्रिया कर कैसा बनाएगा? लवण बनाएगा, उदासीन कर देगा। इसीलिए साबुन सब में बनाने में इसका यूज होता है। इसका यूज और कहाँ होता है? साबुन, अपमार्जक अम्ल समझ में आता है क्या होता है? सरफ, है कि नहीं? सरफ हम लोग ऐसे बोल देते हैं, डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, इसमें इसका यूज होता है। और कागज के निर्माण में इसका खूब यूज होता है। किसका निर्माण में? अच्छा, कागज के निर्माण में इसका यूज होता है। लेकिन जब कागज, आप जो रद्दी कागज सब जो लेते हैं ना, तो रद्दी कागज को जो नॉर्मल फिर से कूट उट बनाया जाता है, ये हो सकता है आप जैसे कि बढ़िया पेज है, उससे अगर गंदा पेज बनेगा तो उसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। क्योंकि क्लोरीन का एक और गुण है, हम आपको बता देते हैं। क्लोरीन जो है ना, कलर को हटा देता है, रंग को हटाता है, यानी विरंजित इसको हम लोग बोलते हैं। विरंजित, विरंजित का मतलब होता है रंग को हटा देना। इसीलिए देखिएगा, अगर क्लोरीन से कपड़ा वपड़ा धोइएगा ना, तो लाल कपड़ा से रंगे हट जाएगा, है कि नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर अगर डाल दीजिए कपड़ा वपड़ा में तो उससे रंग हट जाता है। इसीलिए आजकल जो ठेला वाला में आजकल आता है ना, कहेगा 100 रुपया में 3 किलो, 100 रुपया में 3 किलो सरफ, तो उसमें क्लोरीन का मात्रा हो सकता हो। क्लोरीन का मात्रा से क्या होगा? साफ तो हो जाएगा कपड़ा उससे, लेकिन उसका कपड़ा का जो रेशा है वो कमजोर हो जाएगा, खराब होने लग जाएगा, और उसका रंग उड़ने लग जाएगा। इसीलिए इसे प्रचार भी करेगा ना, जो महंगा महंगा सब आपका सरफ सब होता है, उसमें लिखा हुआ रहेगा क्या कहते हैं, क्लोरीन फ्री। क्लोरीन नहीं यूज किए हैं हम उसमें, यानी कपड़ा का लाइफ ठीक ठाक रहेगा। समझ में आया? इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। कागज उगज जो आपका लेके जाता है, उसको फाड़ के पन्ना को एगो होद में बड़का सा टब में डाल दिया और पूरा उसको फुला दिया, और फुलाने के बाद क्लोरीन डाल देगा। क्लोरीन क्या करेगा? सब सियाही त्याही इंक उंक सब हटा देगा, साइड कर देगा, और साइड करेगा उसको, फिर एकदम ऐसे करके फचफचा के निकाल लेगा, फिर गूथ गाथ के फिर एगो गट्टा बना देगा, ये कागज बना देगा, कूट बना देगा, जो बनाना बना देगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से यूज किया जाता है। तो कपड़ों से या अलग अलग चीजों से रंग को हटाने में भी किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का। आप समझ में आ रहे हैं ना? ये सब चीज ध्यान रखिएगा। क्लोरीन से कपड़ा मत धो देना। तुम लोग का ब्याह शादी होगा, ये नहीं क्लोरीन मार देना, ला खराब, ऐसा मत करना, ठीक है? तो क्या करना है? वॉशिंग मशीन में डाल देगी? नहीं, अपने से धोना चाहिए, है कि नहीं है? चलो अब यहाँ इसका यूज हम लोग कृत्रिम रबर बनाने में, कृत्रिम रेशा यानी आर्टिफिशियल रबर बनाने में, आर्टिफिशियल रेशा मतलब होता है क्या कहते हैं, सूता, एवं पीवीसी के निर्माण में भी करते हैं। तो पीवीसी के निर्माण में केवल क्लोरीन नहीं करेंगे, और भी चीज है ना, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज यूज होता है, हाँ, है ना? तो उसमें हम लोग करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग बॉक्साइड अयस्क को शुद्धिकरण में करते हैं, ठीक है ना? बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में अयस्क होता है। आप लोग को चैप्टर 3 जब पढ़िएगा ना, तो हम आप लोग पढ़ाएंगे खनिज अयस्क इसके बारे में, ठीक है?
इससे हम लोग धातु प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? धातु। देखिए जो लोहा हम लोग देख रहे हैं ना, क्या लोहा धरती से ऐसे ही निकला है छड़ के रूप में, नीचे से निकाले छड़ के रूप में निकला? ये थोड़ी है कि तलवार म्यान में रखा हुआ निकाले एकदम तलवार जैसा निकलेगा, नहीं। धरती के अंदर एकदम इसी तरीके ढेपो नियर होता है, उसको साफ करते हैं। तो वही साफ करने में हम लोग किसका यूज करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। समझ में आ रहा है क्या? बर्तन साफ किया, यहाँ धातु साफ किया, है कि नहीं है? तो ये चीज समझ में आ गया। अब एक छोटा सा इसको समझ लेते हैं समरी करके, छोटा सा। तो हम लोग देखो इस साधारण नमक से कितना बड़ा कांड कर दिए, ये कि नहीं? बाबू देख लो पूरा क्लास आज नमक पे चला है। यही नमक है जिसको आप चाट चाट के खाते हैं, नहीं? काला नमक एकदम मस्त, एकदम इमली में पूरा एकदम नेबड़ा लेबड़ा देता है, पूरा बढ़िया से ढपाक से मार लेता है कि नहीं है? आम तो कहीं जुगाड़ हो ही जाएगा, घर से निमक लेके जाता है पुड़िया में, नहीं? मस्त एकदम दे रहा है। क्या अब काम हो गया? अब काम हो गया। अब वैसा बच्चा सब मिलता कहाँ है? अब बच्चा सब तो बोको सब हो गया है। पहले का बच्चा सब होता था भाई साहब, एकदम आम इधर उधर जुगाड़ कर ले, कोई अमरूद लाता था, कोई आम लाता था, मस्त एकदम बैठ के छील रहा है। स्कूल में पत्ती लेके आता था, पत्ती से हाथ कट जाता था लेकिन फिर भी छील रहा है, हाँ ये ना? तब चलो चलिए, हम लोग साधारण नमक को क्या किए थे? सुनिए, नमक ले लिए और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दिए नमक का पानी में, तो क्या बना? जल्दी बताइए। हाइड्रोजन गैस। क्या बना? क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, ईंधन में, माचिस में जल की अशुद्धि हेतु, कपड़ा के लिए अमोनियम, पीवीसी, क्या कहते हैं, पॉलीथीन, साबुन तथा सीएफसी और अच्छा एक और याद रखिएगा, सीएफसी, ये भी यहाँ पे भी यूज होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरीन, हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सीएफसी गैस है। इस गैस का यूज कहाँ किया जाता है? तो एसी में। कहाँ पे किया जाता है? तो फ्रिज में। इस फ्रिज में ये सब गैस का यूज किया जाता है ना? तो यहाँ पर भी एक क्लोरीन गैस, यहाँ भी क्या है? क्लोरीन गैस है कि नहीं? तो क्लोरीन माँ कितना यूज है इसका, है कि नहीं है? तब चलो, तो इस सब चीज में हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। अब ये सब बता दिया ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज कहाँ हम लोग करेंगे, हाँ ये ना? और क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ करेंगे, ये सब बता दिए। कोई दिक्कत है क्या? तो ये चीज समझ में आ गया? पक्का ना? भूलिएगा तो बिना झूले का ही झूलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए भूलना नहीं है, बीच बीच में रिविजन मारते रहना है, रटना भी नहीं है, रिविजन मारना है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।